नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबर की शुरुआत करते हैं भोपाल से आ रही इस खबर के साथ। ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी की आज अहम बैठक हुई। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर मंथन हुआ है। हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं। केपी यादव ने कहा पिछड़ा वर्ग का कैसे उत्थान हो, इस पर चर्चा हुई। कैसे सरकार में ओबीसी वर्ग की सहभागिता बढ़े, ये कहना है केपी यादव का। तो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख यहां पर सरकार करने वाली। हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं है, तो पिछड़ा वर्ग का कैसे उत्थान हो, इस पर चर्चा हुई है आज की बैठक में। आज की मीटिंग में सरकार में ओबीसी वर्ग की सहभागिता बढ़ाने पर चर्चा की गई है। तो खबर भोपाल से। ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी की आज अहम बैठक हुई और कई घंटे चली इस बैठक के बाद लबो-लुआब ये निकल कर आया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार यहां पर जाएगी। हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं है, ये केपी यादव यहां पर कह रहे हैं। तो ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। जो 27% थी, 14% के हिसाब से ही वहां पर नियुक्तियां होंगी। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। राकेश, क्या निकल कर आया है आज की मीटिंग में? पहले ये बताइए कितनी देर तक ये मीटिंग चली है? देखिए, बैठक की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए और बैठक है 2 घंटे तक चली। देखिए, बैठक में इस बात को लेकर मंथन हुआ है कि हाईकोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो अंतिम फैसला नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इस बात को इशारा है कि सरकार मंथन कर रही है पूरे हाईकोर्ट के मामले के फैसले को लेकर। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे, इसको लेकर आज एक अहम मंथन हुआ है। यानी कह सकते हैं कि सरकार इस पर जो मांग भी उठ रही है ओबीसी वर्ग की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला जाना चाहिए और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर सरकार जो है इसकी पैरवी भी ठीक से करे। भाई, दूसरी ओर बात करें, जो अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि सरकार को ये बताने का प्रयास कर रही कि चाहे सरकार हो, सत्ता हो या फिर संगठन हो, इसमें ओबीसी वर्ग को बाकायदा तवज्जो दी जा रही है। यानी आगामी जो तमाम नियुक्ति की बात करें, चाहे वो निगम मंडल हो या दूसरे मामले हो, वहां पर ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार की ओर से देखे। हालांकि मध्य प्रदेश में बात करें तो प्रदेश के मुखिया लंबे समय से ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, लेकिन जनता के बीच जो जिस तरह से कांग्रेस ने माहौल बनाने का प्रयास किया है और कांग्रेस की ओर से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की ओर से सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की। यही कारण है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिला है। तो जो बैठक हुई है उसमें एक और तो ये मंथन हुआ है कि सरकार अपने स्तर पर जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानूनी गतिविधि है, उसको आगे बढ़ाएगी, लेकिन जनता के बीच एक मैसेज लेकर जाना है कि अभी तक जो हाईकोर्ट में आरक्षण जो है का लाभ ओबीसी वर्ग को 27% का नहीं मिल पाया है, उसके पीछे कांग्रेस का जो ड्राफ्टिंग हुई है, जो आनन फानन में कानून लागू किया गया है, उसको उस बात को लेकर जनता के बीच जाना है। तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उसके बाद से उनके सीधे तौर पर यही बयान सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जो लगातार प्रयास कर रही है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, लेकिन ड्राफ्ट में कमियां थी, ड्राफ्ट में खामियां थी और कांग्रेस शासनकाल में ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था और यही कारण है कि जो ओबीसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बताने का कहीं ना कहीं जनता के बीच में प्रयास किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक और जो पूरा केस है वो अदालत में लड़ा जाएगा, लेकिन जनता की अदालत में जो बीजेपी है इन मुद्दों को लेकर जाएगी और ये बीजेपी दावा करेगी कि जो 27% आरक्षण है उसके लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है, लेकिन जनता की अदालत में ये मैसेज जा पाए तो ये बैठक में इसी बात को लेकर फोकस किया गया है। राकेश, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का सरकार ने मन जरूर बना लिया है, लेकिन क्या कोई समय, कोई वक्त तय किया गया है कि किस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये रुख करने वाले हैं? क्योंकि हाईकोर्ट में 10 तारीख को सुनवाई होने वाली है अभी। आज देखिए, बिल्कुल फिलहाल हम बात करें तो फिलहाल तो सरकार हाईकोर्ट में जो सुनवाई होना है उसमें अपना पक्ष रखेगा, उस ओर जो है सरकार की तैयारी है, लेकिन जो विधि विशेषज्ञ है उनकी राय जरूर सरकार लेगी। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है उस पर स्टे देगी, उस पर रोक लगाएगी? तो ये तमाम विषय है जिसमें जो तकनीकी पहलू है, जो कानूनी पहलू है, सरकार उन पर जरूर मंथन करेगी। लेकिन बैठक में जरूर सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर
से ओबीसी वर्ग के नेताओं से कहा गया है कि सरकार हर स्तर पर यही प्रयास करेगी कि ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में 27% जो है आरक्षण है वो लाभ मिल सके। देखिए, हाईकोर्ट ने भी जो तमाम तकनीकी कारण पूछे थे उसमें साफ तौर पर सरकार को बिंदुओं पर राय रखने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट की ओर से पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कितनी आबादी है, सरकार ये बता चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के को कितनी सरकारी नौकरियां हैं, उनका प्रतिशत क्या है, अन्य वर्ग का प्रतिशत क्या है और सामाजिक और आर्थिक स्थिति ओबीसी वर्ग की क्या है। इन बिंदुओं पर भी जानकारी हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से मांगी गई थी। तो जाहिर तौर पर है जो तकनीकी पहलू हैं, सरकार जो लगातार हाईकोर्ट में कहती आई कि 27% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन किन बिंदुओं के आधार पर होना चाहिए, तो जाहिर तौर पर सरकार को अभी और तैयारी करने की जरूरत है, अपना जो पक्ष है और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला आता है वो तकनीकी पहलुओं के आधार पर आएगा। जो सरकार की ओर से बात कही जा रही है, हाईकोर्ट जब तक संतुष्ट नहीं होगा तो ये फैसला नहीं बदलेगा। तो ये तमाम जो तैयारियां सरकार की ओर से की जाएंगी, यही इस बैठक में इस बात को लेकर मंथन हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की पूरा मामला पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, तो उसको लेकर सरकार जो है विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। यानी जो मैसेज है और जो ओबीसी वर्ग के तमाम नेता है वो भी जनता के बीच जाएंगे, तो यही बताएंगे कि सरकार है अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। बिल्कुल, सरकार बीजेपी सरकार किस तरीके से ओबीसी के पक्ष की बात कर रही है, ओबीसी के फायदे की बात कर रही है, ये सरकार संदेश देने की साफ कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बता दें कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी 10 अगस्त को। इधर रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हुआ है। प्रशासनिक आधार पर ये ट्रांसफर किए गए, तो ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया गया। गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी होंगे अब कमरन खटकर, तो प्रशासनिक आधार पर यह तबादला किया गया है। तो अहम खबर है, ट्रांसफर का आदेश भी जारी कर दिया गया, तबादले का आदेश भी जारी कर दिया गया। तो बड़ी खबर है, गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी होंगे कमरन खटकर, ये एक अहम जानकारी इस वक्त की आ रही है। तो छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो तबादले की खबर और इसका आदेश भी ट्रांसफर का जारी कर दिया गया, इस तबादले का आदेश भी जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में यह ट्रांसफर हुआ है। तो बताया जा रहा है कि प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया गया है। प्रशासनिक इसका आधार है और एक रूटीन ट्रांसफर के तहत यह ट्रांसफर किया गया है। इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण खोजने की कोशिश ना की जाए। तो गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी होंगे कमरन, तो छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में यह ट्रांसफर हुआ है। तो प्रशासनिक आधार पर यह ट्रांसफर किया गया है। यह एक अहम जानकारी आ रही है कि प्रशासनिक आधार पर यह ट्रांसफर हुआ है। तो ट्रांसफर का आदेश भी जारी हो गया है। गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी होंगे कमरन खटकर, यह एक अहम जानकारी आ रही है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हुआ है। तो प्रशासनिक आधार पर यह तबादला किया गया है, यह ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर है, गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी होंगे कमरन खटकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सत्या राजपूत का। सत्या, अब ये जो ट्रांसफर हुआ है इसको रूटीन ट्रांसफर माना जाए या फिर कोई प्रशासनिक वजह इसके पीछे रही है, कोई खास वजह? जी बिल्कुल, देखिए जो शिक्षा विभाग में पिछले 2 सालों से ट्रांसफर में बैन है, लेकिन ये प्रशासनिक वजह की इसमें हवाला देते हुए ट्रांसफर किया गया है। और आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि जिन अधिकारियों का इसमें तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया गया है वो प्रतिनियुक्ति ना माने, बस ये प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया है। तो इसमें 10 ऐसे अधिकारी हैं जो संचालनालय से लेकर जिला के कमान संभालते हैं, जिसमें सत्यनारायण पंडा है जो उप संचालक है, खैरागढ़ राजनांदगांव में थे जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी जसपुर बनाया गया है, सतीश पांडे उप संचालक है जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा में थे, उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली बनाकर भेजा गया है, गोवर्धन भारद्वाज जो उप संचालक थे जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली में थे, उन्हें कोरबा भेजा गया जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर। तो वहीं जो KL महिलांगे उप संचालक थे जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कंवरधा से अंबिकापुर भेजा गया है, वो संभागीय संयुक्त संचालनालय में। तो वहीं बिल्कुल, ये ट्रांसफर का आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। अब बहुत बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रांसफर किया गया है, प्रशासनिक आधार इसका है। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने साइकिल रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। तो रायपुर में प्रदर्शन के दौरान PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में मोदी सरकार को विफल बताया।
कांग्रेस के नेताओं की माने तो देश भर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। कांग्रेसियों ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में रोक लगाने की गुजारिश की है। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की साइकिल रैली रायगढ़, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, बस्तर 5 तस्वीरों के जरिए दाम कम हुए कि नहीं हुए, ये देखिए, तो ये बजाकर पीएम मोदी की आवाज सुनाकर यहां पर महंगाई के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की ओर से। तो कांग्रेस के साइकिल रैली एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 तस्वीरों में देखिए, 5 जगहों पर हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। मुझे बताइए। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य भर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर के विधानसभा चौक पर साइकिल चलाकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान मोहन मरकाम ने पीएम मोदी की सरकार को गूंगा और बहरा कहा। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा भी लिया। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज साइकिल रैली पर निकले हैं, सीधे उनसे जानेंगे साइकिल रैली पर निकले हैं, पीएम मोदी से क्या मांगे। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आम जनता के जेब में डाका डाल रही है। पेट्रोल डीजल के बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण आम जनता परेशान है। हम साइकिल यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज आम जनता साइकिल पे उतर गई है, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, ये हमारी मांग है। चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, कितने दिनों तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? सड़क से लेकर सदन तक हमारी मांग है। तो हमारी मांग ये है, महंगाई कम करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, ये हमारी मांग है। हम लगातार 2024 तक के धरना प्रदर्शन, जनता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। क्या लगता है प्रदर्शन के बाद से मोदी सरकार महंगाई कम कर सकती है? गूंगी बहरी मोदी सरकार को जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागेगी तो इस देश की जनता गद्दी से उतार देगी। साइकिल यात्रा पर निकले हैं और वो अभी आप देख सकते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब वो साइकिल यात्रा करने को मजबूर है। कैमरामैन रेखराम दिवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर नगर निगम सामान्य सभा की बैठक होगी। 23 जुलाई को सामान्य सभा की बैठक होने वाली है। निगम सभापति प्रमोद दुबे का बड़ा बयान कि कोरोना गाइडलाइन का किया जाएगा पालन, सभी को लगानी होगी कोरोना वैक्सीन, ये उनका कहना है। पहले जमा करना होगा टीके का प्रमाण पत्र। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, टीके का प्रमाण पत्र पहले जमा करना होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सभापति प्रमोद दुबे। जानते हैं कि सामान्य सभा की डेट निर्धारित कर दिया गया है। कौन सा डेट का ऐलान हुआ है सामान्य सभा के लिए? 23 जुलाई को सामान्य सभा की बैठक रखी गई है। लगभग 24-25 शहर के विकास से संबंधित प्रमुख एजेंडे हैं। उसके पूर्व प्रश्नकाल होंगे। अभी जो प्रदेश में बात करें तो कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। क्या सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है? सुरक्षा के लिए सारे सम्मानित सदस्यों को ये बाध्यता की गई है कि उनको कोविड के इंजेक्शन वैक्सीनेशन वाले सर्टिफिकेट जो हैं वो सचिवालय में जमा करने होंगे। उन्हीं लोगों को पात्रता होगी सदन के अंदर घुसने की जो लोग कोविड-19 में जो वैक्सीन लगवा पाए हैं। किन्हीं कोई आपात कारणों से किसी को पॉजिटिव हुआ हो और उसके अगर 3 माह नहीं हुए हों, तब भी उनको आवेदन देना होगा कि वो कोविड के इंजेक्शन इन कारणों से नहीं लगाए हैं। इसके अलावा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। कोविड नियमों के पालन के तहत थर्मल जो वो है उसको भी आवश्यक रूप से किया गया है। और वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट जिनको फर्स्ट डोज लग चुका है या सेकंड डोज लग चुका है, उसकी भी अनिवार्यता यहाँ दी गई है। बिल्कुल, तो इस तरह से बातचीत से स्पष्ट है कि लंबे समय के बाद सदन जो सभा है होगी, तो इसमें बिल्कुल यहाँ शहर के नागरिकों को फायदा मिलेगा। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। राजधानी रायपुर में वैक्सीनेशन के लिए केवल 25 सेंटर बनाए गए। जिले में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले के मुकाबले काफी कम भीड़ देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने मौके पर जायजा भी लिया।
प्रदेश में वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि आज हम राजधानी रायपुर में मौजूद है, जहां पर केंद्रों की संख्या भी अब कम कर दी गई है। एक समय था जब रायपुर जिले में 250 केंद्र थे जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब केंद्रों की संख्या महज 25 कर दी गई है। और वहीं अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों का उत्साह भी यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कमी यहाँ पर देखी जा रही है, वैक्सीनेशन प्रक्रिया की कमी देखी जा रही है, उसी तरीके से लोगों की संख्या में भी अब कमी देखी जा रही है। लोग उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम वैक्सीनेशन केंद्रों की बात करें तो केंद्र पर वैक्सीन की क्षमता के अनुसार वैक्सीन जो है वो वितरित की जा रही है। वहीं आज के अगर हम बात करें तो आज रायपुर जिले में लगभग 7000 वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना होगा कि ये लक्ष्य आज पूरा हो पाता है या वैक्सीन की कमी से लोगों को भटकना पड़ता है। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की इस कदर कमी है कि दुर्ग जिले में 7 दिनों के बाद आज से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया। तो भिलाई के 12, दुर्ग के 6 और रिसाली के 4 सेंटर पर आज वैक्सीनेशन किया गया। मंगलवार को दुर्ग जिले को 7640 वैक्सीन की डोज सप्लाई की गई थी। हालांकि जितनी वैक्सीन की डोज मिली है वो आज ही खत्म हो गई। आज केवल कोविशील्ड की फर्स्ट और सेकेंड डोज ही लगाई गई। देश में किसान हमेशा किसी न किसी परेशानी से जूझते नजर आते हैं। कांकेर के भानु प्रतापपुर में किसान काफी दिनों से खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। खाद समय पर न मिलने पर किसान काफी उग्र हो गए, जिसके चलते जिले में हर दिन किसान कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम कर रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर का कहना है कि प्रशासन खाद की आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते प्राइवेट खाद के दुकानदारों से भी बातचीत की जा रही है। ये जिले में अभी जो खाद की आवक है वो निश्चित तौर पर जो मांग है उसके अनुरूप में नहीं है, इससे कम है। उसके कारण से कहीं कहीं पे दिक्कतें हो रही है, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो। अभी इसके लिए जैसे हमने जितने भी हमारे पास में फर्टिलाइजर्स आते हैं, खाद आते हैं, उसको हम डबल लॉक में रखते भी नहीं, हम सीधे समितियों में भिजवा रहे हैं। उसकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है। साथ साथ में कहीं इसकी कालाबाजारी ना हो, इसलिए भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और जो प्राइवेट हमारे सेलर्स है उनके पास क्या स्टॉक है उसका डेली स्टॉक लिया जा रहा है और उसको पब्लिक में बताया जा रहा है। इधर सुकमा से एक और बड़ी खबर। यहां पर नक्सली कमांडर रमन्ना के बेटे रंजीत ने सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि रंजीत ने तेलंगाना के डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। उसके सरेंडर से दंडकारण्य में नक्सल आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। रंजीत के पिता रमन्ना नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। वह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की राज्य इकाई दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव भी था। दरअसल लगातार कोरोना से नक्सली नेताओं की मौत के चलते कई नक्सलियों के संगठन छोड़ने की खबर भी सामने आ रही है। इधर राजनांदगांव में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। विद्युत विभाग की लापरवाही उजागर करने के बाद विभाग हरकत में आ गया और सुधार कार्य में जुट गया है। बता दें कि मोतीपुर रामनगर क्षेत्र में पिछले 7 महीने से 8 पोल के एबी केबल जर्जर हालत में थे, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। खबर दिखाए जाने के बाद विद्युत विभाग की टीम एबी केबल को बदलने के अपने काम में जुट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।